अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, साथ ही पीटीआई खदशे का इजहार कर रही है कि पीर को 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। तो दूसरी तरफ आज सियासी डेवलपमेंट्स के साथ साथ कुर्रम में जारी फिरका वाराना तनाज़े की रोकथाम के हवाले से पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एक दफ़ा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक साथ बैठे नजर आए और इजलास में अहम फैसले किए गए। जबकि इजलास से पहले दोनों की 1-on-1 मुलाकात भी हुई, जिसे सियासी लिहाज से भी अहम करार दिया जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि मदारिस बिल के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे, सड़कों पर आने की धमकी दे रहे थे। लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में JUI के वफ्द की वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म और हुकूमती वफ्द से मुलाकात हुई और मुलाकात में पीपल्स पार्टी का वफ्द भी शामिल था। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे मौक़िफ़ का बहुत मस्बत जवाब दिया गया। एक आध दिन के अंदर हम इस हवाले से खुशखबरी सुनेंगे और हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत जारी की कि अब कानून और आइन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। अब देखें, अमली इक़दाम इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हमारे मुतालबे के मुताबिक आएगी। एक आध दिन के अंदर हम इस हवाले से भी खुशखबरी सुनेंगे और हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। अच्छी स्पिरिट थी उनकी, काबिल एतमाद स्पिरिट थी और उन्होंने जिस स्पिरिट में बात की है उस पर उम्मीद हम रख रहे हैं कि मामला आईन और कानून का जो तकाजा है उसके मुताबिक हल हो जाए। ज्वाइंट सेशन की बात की जा रही थी, क्या वो बताया गया कि ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाएगा, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है मुस्तकबिल में इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए? शायद ज़रूरत न पड़े उसकी। इसके साथ साथ आज पेशावर में कुर्रम के तनाज़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की सदारत में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत की। और इजलास के एलामिये के मुताबिक इजलास में ज़िला कुर्रम के मसले के पायदार हल के लिए तवील मुशावरत के बाद लाए अमल को हतमी शक्ल दे दी गई और कुर्रम के दोनों फरीक़ैन से असलहा जमा करने का मुत्तफ़िका फैसला किया गया। दोनों फरीक तमाम असलहा जमा करेंगे, जिसके लिए फरीक़ैन हुकूमत की सालिसी में आपस में एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। मुआहदे में रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों में लाए अमल देंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा किया जाए। इजलास में फैसला किया गया कि 1 फरवरी तक इलाके में कायम तमाम बंकर्स मस्मार किए जाएंगे। इसी दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोल दिया जाएगा। ज़मीनी रास्ते पर आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म तरतीब दिया जाएगा। पुलिस और FC काफिलों को मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इलाके में आमदोरफ्त के मसले के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर खुसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी, जिसके लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी। एलामिया के मुताबिक फरीक़ैन ज़मीनी रास्ते को हमा वक्त खुला रखने के लिए किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई से इज्तनाब करें, वरना इंतजामिया रास्ते को दोबारा बंद करने पर मजबूर होगी। इलाके में फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक कुर्रम का मसला सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि कौमी और संजीदा मसला है। इस मसले पर किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसले पर बाद सियासी कायदीन की तरफ से सियासी बयानात काबिल अफसोस हैं। कुर्रम के मसले पर सूबाई और वफाकी हुकूमतें और तमाम मुतल्लिका इदारे एक ही पेज पर हैं। कुर्रम में बच्चों की अमवात को गलत रंग दिया जा रहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सूबाई हुकूमत ने कुर्रम के मसले को जिरगों के जरिए पुरअमन अंदाज में हल करने की तमाम कोशिशें की हैं। उम्मीद है कि मसले के पायदार हल के लिए फरीक़ैन हुकूमत और इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करेंगे। एलामिया के मुताबिक इजलास में तिरा और जानी खेल में सिक्योरिटी की ताज़ा सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि इन इलाकों में पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दों की सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया है। इजलास में फैसला हुआ कि लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए कुछ इलाकों में से आर्जी नकल मकानी करवाई जा सकती है। इन इलाकों के लोग किसी भी नुकसान से बचने के लिए इलाके में मौजूद शरपसंदों को निकालने में हुकूमत के साथ ताउन करें। इसके अलावा जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान के ज़राए से खबर के मुताबिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे। अमन के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम के लिए कोशां है। क़याम अमन के लिए हर सतह पर इक़दाम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुर्रम में पेशावर पाड़ा चनार मरकज़ी शाहराह समेत आमदोरफ्त के रास्ते 73 दिन से बंद हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात में 130 से ज़ायद अफराद की अमवात हुई और इसी वजह से पूरे इलाके में अब भी काफ़ी खौफ व हिरास फैला हुआ है। पाड़ा चनार रोड बंद होने से इलाके में खाने पीने की अशिया, दवाएं, गैस और पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अस्पताल में बच्चों समेत मरीजों की अमवात में इजाफे की खबरें आती रही हैं। जबकि आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल की खबर के मुताबिक रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करते हुए पाड़ा चनार में आज
से तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। इस सूरत हाल में आज सूबाई एपेक्स कमेटी ने अहम फैसले किए हैं जिन पर अमल दरामद करवाना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। और आज एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की अलग से मुलाकात भी हुई। ये मुलाकात इस तनाजुर में भी अहम है कि कल अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत हुई तो उसमें अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी समेत PTI के मुतादिद रहनुमा मौजूद थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की खबर के मुताबिक समाअत के दौरान मुलाकात में PTI के रहनुमाओं ने इमरान खान को तजवीज़ दी कि कुछ दिन के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर कर दें, जिस पर इमरान खान ने कहा कि वो अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में इसका जायजा लेंगे। और फिर समाअत के बाद अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई, ताहम अली अमीन गंडापुर मीडिया से बात किए बगैर चले गए, जिसके बाद शब्बीर डार की खबर सामने आई कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को बताया है कि हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की यकीन दहानी करा दी है। खबर के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर होने के इम्कानात हैं। इसके अलावा रिजवान शहजाद की खबर के मुताबिक PTI के ज़राए ने बताया है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हिदायत दी है कि हफ्ते तक हुकूमत के रिस्पांस का इंतजार करें, लेकिन अगर उस वक्त तक कोई पेशरफ नहीं होती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दें। खबर के मुताबिक कल अली अमीन गंडापुर और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में इमरान खान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी पर शकूक व शुबहात का इजहार करते रहे, लेकिन अली अमीन गंडापुर पुरुमीद नजर आए। ताहम अपने शकूक व शुबहात के बावजूद इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से वाज़े तौर पर कहा कि वो मुज़ाकरात के हामी है, लेकिन इसके लिए हुकूमत को पॉलिटिकल विल का मुजाहरा करना चाहिए। खबर के मुताबिक PTI के ज़राए ने बताया कि कुर्रम के तनाज़े पर अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की जल्द मुलाकात होने वाली है और जब वो मिलेंगे तो वहाँ सियासी मामलात भी डिस्कस किए जा सकते हैं। और आज पिशावर में एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी के दरमियान अलग से मुलाकात हुई, जिसे सियासी तनाजुर में भी अहम करार दिया जा रहा है। PTI इंतजार में है कि हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देगी तो उसके बाद मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। पूरी सूरत पर बात करेंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब आपने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि जो भी मुज़ाकरात होंगे वो नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से होंगे और इस्टेब्लिशमेंट को लूप में लेकर होंगे। अब इतलात आ रही हैं, कंफर्म कीजिएगा कि यह बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड दे दिया है कि इमरान खान साहब की पार्टी से मुज़ाकरात आप करें और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इस हवाले से है कि जी आप जाइए और मुज़ाकरात कीजिए। देखिए, ये बड़ी अंडरस्टूड बात है कि जिस दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को जो है वो गैर मशरूत मुज़ाकरात की जो है वो दावत दी, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अपने पार्टी लीडर से मशवरा ना किया हो या इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ना लिया हो, या उसके बाद मैंने या दूसरे हमारे जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उन्होंने अगर इस सिलसिले में बात की, तो ये कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। ये अंडरस्टैंडिंग PMLN पे साइट पे मौजूद है कि जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनका हल जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए से ही है। अब अगर उन्होंने कमेटी बनाई है तो जिस तरह से स्पीकर साहब ने कल भी बात की है, आज भी बात की है, तो ये मामला जैसे ही आगे बढ़ेगा तो हर इशू के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि हम उनकी कौन सी बात जो है वो उसको तस्लीम करेंगे या कौन सी नहीं करेंगे। हमारा एक अपना मौक़िफ़ है, हर इशू के ऊपर हमारा अपना मौक़िफ़ है, उनका अपना मौक़िफ़ है। जब बात होगी तो उसमें से फिर रास्ता निकल सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले कि जी ये बातें तस्लीम कर लें, अगर ऐसा हो जाए तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत ही क्या है। साहब मगर इसमें अब जो अहम मसला है वो ये कि क्या आप लोग अपनी कमेटी कब अनाउंस करेंगे? जो इतलात आ रही वो ये कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि हफ्ते तक इंतजार करें वरना फिर इतवार को सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो सकती है। तो आप कम से कम अपनी कमेटी का तो ऐलान कीजिए, आपने वो ऐलान भी नहीं किया। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में स्पीकर साहब का रब्ता आज हुआ है प्राइम मिनिस्टर से, तो इस बारे में मेरा अंदाज़ा है कि कोई पेशरफ जो है एक आध दिन में हो जाएगी। एक आध दिन में हो जाएगी, यानी हुकूमत तैयार है मुज़ाकरात के लिए और उसके लिए कमेटी बनाने के लिए। उनकी 7 रुकनी कमेटी है, आपकी भी 7 रुकनी कमेटी सामने आ जाएगी और दोनों फिर मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। जी ऐसा होना चाहिए। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इन बिटवीन हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार जो है वो होना चाहिए। मगर अब क्योंकि तरीके साहब ने कमेटी अनाउंस कर दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब हुकूमत हमसे रब्ता करे, तो आप भी लोग भी तो कमेटी अनाउंस करने के बाद ये नहीं कहेंगे कि जी आप लोग पहले रब्ता करें, पहले आपकी डिबेट, या आप लोग कर लेंगे रब्ता अपनी कमेटी अनाउंस करने के बाद?
नहीं देखें शाहजेब, मैंने तो उस दिन भी हाउस में भी ये बात हुई थी, ख्वाजा आसफ साहब ने भी बात की थी, बल्कि जो बात उस दिन हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से हुई थी, उसको हमने वेलकम किया था। देखें, चलें वो हुकूमत से रब्ता ना करें, लेकिन एक जो न्यूट्रल ऑफिस है जहाँ पे रोज़ उनका रब्ता है, हर वक्त का रब्ता है, तो वहाँ पे जो है वो उनका रब्ता तो होना चाहिए था। और यही उस दिन वहाँ पे बात की थी, और मुझे मेरी इतला के मुताबिक स्पीकर साहब से जो कमेटी है PTI की, उसका रब्ता इस वक्त है। इस वक्त राब्ता है। अब बड़ा कंसीड किया है राना साहब, ज़ाहिर है पहले एक सख्त मौक़िफ़ होता था तहरीक इंसाफ का, वो कह रहे हैं या तो कमीशन बना दें या फिर नहीं बन सकता तो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कन्विंस कर लें, तो आप फिर कन्विंस कर लें या उनकी बात मान जाए। ये एक काफ़ी फ्लेक्सिबल हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आपकी तरफ से भी एटीट्यूड होगा फ्लेक्सिबिलिटी का? देखें शाहजेब, ये मामला जो है ना, ये 2024 से तो शुरू नहीं होता, ये 2018 से शुरू होता है। जिन चीज़ों की शिकायत वो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले भुगत चुके हैं। उस वक्त यही मसाइल थे, यही मामला थे, इसके ऊपर उनका एक मौक़िफ़ हुआ करता था। उस वक्त भी हम उनसे बात करते थे कि जी ये करें, ऐसे करें, ऐसे करें, तो उसका वो बड़ा जो है वो हमें जो है वो एक बड़ा यानी कैटेगोरिकल जवाब देते थे कि अगर ये है तो ये कर लें, अगर ऐसे है तो ऐसे कर लें। तो जब हमारे साथ टेबल में बैठेंगे तो वो सारी चीज़ें हम उनको याद करवाएंगे कि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये पहली दफ़ा आपको इन चीज़ों से वास्ता पड़ा है, ये वास्ता जो है वो हमें भी पड़ा था, हम भी ये सारा कुछ जो है वो भुगत चुके हैं। तो जो उस वक्त आप समझते थे कि इन चीज़ों का हल ये है, तो आज उस हल को क्यों आप नहीं समझते कि वो दुरुस्त है? आएँ, बैठें, उसके मुताबिक जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो निकालते हैं और इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। अच्छा, मगर पीर को एक अहम फैसला आना है 190 मिलियन पाउंड केस का। तहरीक इंसाफ अब इस खदशे का इजहार कर रही है कि उससे डायलॉग का प्रोसेस ही डीरेल हो जाएगा अगर इमरान खान साहब को 14 साल की कैद हो सकती है, ये मरवत साहब ने कहा। क्या उस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त हो सकती है या नहीं? देखें, वो पेशरफ्त जो है वो तो हमारे यानी हाथ में नहीं है, या वो कोई केस जो है वो गवर्नमेंट के पास तो नहीं चल रहा, वो अदालत में है। और मैं नहीं समझता कि उसका जो भी फ़ैसला हो उससे जो है वो मुज़ाकरात का अमल जो है वो मुतासर होना चाहिए। वो अगर बरी हों तो हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, अगर सज़ा हो तो उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। ये एक वलीदा सिलसिला है, वो जैसे भी है वो अपने तौर पे अपनी साइड पे जो है वो रहे। लेकिन ये जो डायलॉग की बात है, पॉलिटिकल डायलॉग की बात है, ये तो होना चाहिए, इसमें तो उन चीज़ों का कोई वास्ता नहीं है। मगर क्या ये डायलॉग एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें जो उनका इल्ज़ाम है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, उनके कारकुनों के अरेस्ट का, अगर किसी केस में सज़ा सस्पेंड हो जाए या बरियत हो जाए, उसके बावजूद दूसरे केसेस में गिरफ्तारी का जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, कि ये प्रोसेस रुक जाए, इतना आप लोगों को मैंडेट मिल सकता है कि मुज़ाकरात के लिए आप इतना आगे बढ़ें? देखें शाहजेब, बुनियादी तौर पे जब भी कोई भी बहरानी कैफियत हो और उसमें जब पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो टेबल पे बैठती है तो सॉल्यूशन जो है वो निकलते हैं। आप इसकी मिसाल जो है वो आज से 50 साल पहले की ले लें, आज से जो है वो 3 साल पहले की ले लें, जब ये टेंशन जो है वो अरूज पे थी और इलेक्शन का जो है वो तनाज़ा था कि जी मई में होने चाहिए या अक्टूबर में होने चाहिए। तो उस वक्त सिर्फ 2 दिन के लिए जो है वो कमेटी जो है वो मुज़ाकराती कमेटीज़ आपस में बैठी थी और मसला हल हो गया था। अगर उस मसले को उस वक्त जो है वो कैप्चर कर लिया जाता और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो एग्रीमेंट हो जाता, अनाउंस हो जाता, तो क्या फिर उस डेट से को आगे पीछे हो सकता था? हम भी अक्टूबर से पीछे आ गए थे, इनकी मुज़ाकराती टीम जो है वो मई से जो है वो 1.5-2 महीने आगे चले गई थी। लेकिन वो आपको पता है कि फिर उस चीज़ एक तयशुदा बात से जो है वो बाइकआउट जो है वो किसने किया? इमरान खान साहब ने वीटो किया था, तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा कह चुके हैं कि कोई अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन जब बात होगी तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि और मौलाना फजल रहमान, वो तो अब इस उम्मीद का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार किया कि उनके मुतालबात मान लिए गए हैं। पहले गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की, कानून साजी हुई, फिर अचानक हुकूमत कमिटमेंट से पीछे हटी, फिर लॉ मिनिस्टर ने असेंबली में तकरीर की। अब क्या फाइनली मान गए हैं आप मौलाना फजल रहमान की बात? देखिए शाहजेब, यही बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ
कि जब पॉलिटिशियन जो है, जब लीडरशिप जो है वो आपस में बैठती है तो ख्वाह वो कितना मुश्किल मसला क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकल आता है। आज मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ़ लाए और उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात हुई, कुछ उनकी पार्टी से, कुछ हमारी तरफ से भी लोग शामिल थे, और मेरा ख़्याल है कि 1.5-2 घंटे की गुफ्तगू के बाद जो है वो एक ऐसी सूरत हाल सामने आ गई है कि उस पे ऊपर आगे चल के तो बड़ी उम्मीद है कि ये मसला जो है रिज़ॉल्व हो जाएगा। यही मुलाकात जो है अगर आज से कोई 10 दिन पहले हो जाती है, 1 हफ़्ता पहले हो जाती, तो उस दिन भी इसी तरह से जो है वो कोई रास्ता जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ मगर साहब पहले देखिए, पहले 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने कमिटमेंट दे दी मौलाना को, मदारिस के हवाले से कानून साजी हो गई, फिर हुकूमत को एहसास हुआ कि नहीं ये तो शायद बड़ा नुकसान हो जाएगा, या फिर हुकूमत को बताया गया कि बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद हुकूमत जाती है, मुख्तलिफ मदारिस की एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी मौजूद होते हैं, मौलाना फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, फिर हुकूमत अचानक दोबारा सरेंडर करती है। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर कोशिश की, पहले गलत कंसीड किया, फिर दोबारा कुछ और करने की कोशिश की, फिर आखिर में कंसीड कर दिया। नहीं, देखिए मौलाना का जो मौक़िफ़ है कि वो ये समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट के एतराज़ात हैं वो विदिन 10 डेज़ नहीं हैं, और ये एक आइनी जो है वो इशू है। देखिए ये एक तकनीकी यानी टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो मामला है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी बात सुनी है और उसके बाद बड़े मुस्बत रवैये का इजहार करते हुए उन्होंने अपनी लीगल टीम को, लॉ मिनिस्ट्री को कहा है कि भाई आप इसके ऊपर जो है जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन बनती है वो आप मुझे रिपोर्ट करें, और जो वो उसकी आइनी पोजीशन बनती होगी तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है वो अमल करने को तैयार होगी। और मौलाना भी उस बात को जो है वो समझने और उसकी तईद करने को जो है वो तैयार होंगे, जो आज उनकी गुफ्तगू से जो है वो नज़र आया है। जो आपकी लीगल जो लॉ मिनिस्ट्री की राय थी उससे तो नहीं मौलाना ने अग्री किया था। लॉ मिनिस्टर ने कहा असेंबली के फ्लोर पर, तो मौलाना ने उसी वक्त खड़े होकर कहा वो नहीं अग्री किया था उन्होंने। आप ये कह रहे हैं कि अब अगर मौलाना ने कहा है कि मौलाना मान जाएंगे अगर राय लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ और आई? नहीं देखिए इसमें आज क्योंकि लीगल साइड से मौलाना के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर के सामने और मौलाना के सामने गुफ्तगू हुई है तो उसमें 1-2 चीज़ें जो है वो सामने आई हैं कि उनके ऊपर आंसर जो है वो यस है या नो है, तो उसके मुताबिक जो है वो एग्री हुआ है कि उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। दूसरी इसमें जो सबसे यानी एक मुस्बत बात है कि मौलाना का जो मौक़िफ़ है कि उनके मदारस को जो है वो सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर्ड किया जाए, वो उसके ऊपर तो वो चाहते हैं कि उनके साथ या उनके मदारस को सोसाइटी एक्ट का तहत रजिस्टर किया जाए, लेकिन दूसरों के मतलब उनका कोई ऐसा रवैया नहीं है कि जी दूसरों को भी जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो इस तरफ लाया जाए। उनका ये मौक़िफ़ है कि दूसरे अगर किसी और तरह से जो है वो अपने आप को रेगुलेट करना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, और जो दूसरा फ़रीक है उसकी भी राय कमो बेश यही है। तो इसमें एक ऐसी सूरत जो है वो निकाली जा सकती है कि जिसमें दोनों साइड जो है वो अकोमोडेट हों और मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला जो है वो हल हो जाए। और बुनियादी सब्जेक्ट तो यही है ना, बाकी तो सारे टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हैं। अगर ये बुनियादी इशू जो है वो हल हो जाता है तो उसके बाद फिर बुनियादी इशू तो ये था ना कि मदारिस 10 दिन के अंदर हुआ या बाहर हुआ तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुनियादी इशू तो ये था ना कि जो मदारिस हैं उनका भी सिलेबस से लेकर दीगर मामलात तक वो वजारत के नीचे हों और हुकूमत उनको देखे। मगर अगर मौलाना के लिए फिर अलग कानून, बाकी के लिए अलग कानून, तो जो बुनियादी इशू एड्रेस करने की कोशिश की गई थी वो तो रह गया पीछे। नहीं, बुनियादी बात तो ये है ना कि हुकूमत जो है वो उनके सिलेबस को और मदारस के जो बाकी मामलात हैं उनको इन अकॉर्डेंस विद लॉ देखे और रेगुलेट करे, तो वो तो दोनों जगहों पे मौजूद है। जो उनकी पार्टी की तरफ से तो कहा गया है कि वो हुकूमत का बनाया हुआ कानून है, और जो एजुकेशन का एक्ट है या लॉ है वो भी हुकूमत का बनाया हुआ है। उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हमें इंटरफेरेंस पर एतराज़ है कि ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नहीं, मदारस में इंटरफेरेंस जो लोग एजुकेशन के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं उनमें भी कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं है जो यानी रेगुलेट करने के हदफ से आगे हो।
या उनकी जो इंटरनल जो उनकी वर्किंग है उसको जो है वो हदफ बनाती हो, ऐसी मुदाखलत वहाँ पे भी कोई नहीं है। मदारस जो है वो अपना जो उनका अपना निज़ाम है उसमें पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट है, और इसके ऊपर अगर कोई ऐसी बात है तो उसके ऊपर बात हो सकती है। ये सिंपल लॉ है, इसमें कोई 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं चाहिए, ये किसी वक्त भी अमेंड हो सकता है। मौलाना आपको अमेंड करने देंगे बाद में? देखें, मौलाना से आज जिस यानी अच्छे माहौल में जो है वो बात हुई है, तो वो तमाम तलखी जो पिछले दिनों में आपके सामने आती रही है वो सारी चीज़ें जो है वो रिज़ॉल्व हो गई हैं। और ये इशू अगले 2-4 दिन में मेरी असेसमेंट ये है कि ये बाहमी तौर पे अफ़हाम तफ़हीम से दोनों साइडों की काबिले जो है वो एक्सेप्टेंस के मुताबिक जो है ये हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस साल मुसलसल बढ़ने और नए रिकॉर्ड बनाने के बाद इस हफ्ते मार्केट मुसलसल गिर रही थी, मगर आज ट्रेडिंग के आखिरी दिन 3238 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बंद हुई है, जो तारीख की चौथी बड़ी तेजी है। मगर परसों मार्केट में रिकॉर्ड मंदी हुई और 100 इंडेक्स 3790 पॉइंट्स गिर गया, और फिर कल मार्केट ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और 100 इंडेक्स क्रैश कर गया। कल इंट्राडे में मार्केट 5132 पॉइंट्स गिर गई थी और फिर 4795 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,06,275 पॉइंट्स पर बंद हुई। यानी इस एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1,16,600 की सतह देखकर 10,000 पॉइंट्स गिर गया और फिर आज 1,09,513 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कल हर इंडेक्स के 94 स्टॉक्स गिरे थे और आज 87 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा हुआ और सिर्फ 13 की कीमतों में कमी हुई और मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार फिर $50 अरब हो गई इस हफ्ते स्टॉक मार्केट में। इस गिरावट की बुनियादी वजूहात में लोकल म्यूचुअल फंड्स की तरफ से रिडेम्पशंस और साल के आखिर में प्रॉफिट टेकिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल सेलिंग बताई गई थी। कहां मार्केट जा रही है, क्या मामला हैं, जानेंगे। सीईओ आरिफ हबीब लिमिटेड शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद अली हबीब साहब। ये मार्केट बहुत एक वाइड मूवमेंट दिखाई इस हफ्ते में, गिरी भी बहुत तेजी से, और जब गिर रही थी तो ये खदशात पैदा हो रहे थे कि कहीं बबल तो नहीं था मार्केट में, हालांकि पी मल्टीपल्स लो हैं, फिर आज बढ़ी भी बहुत ज्यादा है। क्या वजूहात हैं? जी शाहिद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि इस महीने जो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी रियलाइज कर रहे होते हैं अपने कैपिटल गेन, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रिडम्पशन भी आती है। लेकिन आई थिंक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट जो है ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे फिक्स इनकम इन्वेस्टर्स जो हैं वो इक्विटी में कन्वर्जन कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप इस तरीके से लगाएं कि म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई 56 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पिछले 4 महीने में, और ये रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की तारीख में, और ये कंटिन्यू हमें लगता है रहेगी, बिकॉज इनकी अभी भी एसेट अंडर मैनेजमेंट में एक्विटीज़ का पोर्शन सिर्फ 10% है, जो कि 2017 में 45% हुआ करता था। तो हमें लगता है कि इवन 1% भी अगर ये कन्वर्जन करते हैं तो 33 बिलियन का इनफ्लो आ सकता है। तो पाकिस्तान में माशाल्लाह से एक तो ये कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इवन फॉरेनर्स के आउटफ्लो के बावजूद डोमेस्टिक लिक्विडिटी ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले किया है मार्केट की गेंस में, और मार्केट का मल्टीपल जैसे आपने कहा अभी भी 5.7 5.8 टाइम्स है, जो हमारे एवरेज 10 साल के मल्टीपल से 8.2 टाइम्स हुआ करते थे, और वो उससे कम है, 44% कम है। और तो हमें लगता है कि जो एक्टिविटी है वो डोमेस्टिक फ्रंट पर है या फिर फॉरेन भी जो है वो बाइंग नजर आई है, या जो सेलिंग है उसकी वजह से मंदी में भी किसका किरदार था और तेजी में भी किसका ज्यादा किरदार है? आई थिंक ज़्यादातर एक्टिविटी जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स ने परफॉर्मेंस करी है, और जो फॉरेनर्स की नेट आउटफ्लो है $110 मिलियन का आउटफ्लो है इस साल, लेकिन अब फॉरेनर्स की होल्डिंग बहुत कम हो गई है। अब हमारी जो स्पेशल कन्वर्टेबल रुपी अकाउंट के थ्रू जो फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं उसकी तकरीबन $350 मिलियन का अभी होल्डिंग रह गई है, और ये सारे के सारे पैसिव फंड्स जो हैं वो निकल गए हैं, पिछली जो आउटफ्लो हुआ था उसमें निकल गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब फॉरेनर्स का भी आउटफ्लो ज़्यादा हमें उम्मीद लगती नहीं है, और हमें लगता है कि ये डोमेस्टिक लिक्विडिटी बढ़ती रहेगी, बिकॉज ये इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट जो है वो कंसोलिडेट अगर रहेगा, और हमें लगता है कि आगे कंसोलिडेट रहेगा। आप देखें जो 3 मंथ का टी बिल का रेट जो है वो 11.7% हो गया है, और 6 महीना का रेट भी जो है वो 11.9% हो गया है। इससे हमें लगता है
या आगे इस इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट की वजह से फिक्स इनकम की यील्ड्स जो हैं वो बहुत कम रहेंगी और लोग जो हैं वो इवन हो सकता है कि 2025 में हम सिंगल डिजिट जो हैं वो फिक्स इनकम यील्ड्स देखें। तो हमें लगता है कि बहुत तेज़ी से जो लोकल लिक्विडिटी है वो आना शुरू होगी और ये प्राइस एंडिंग मल्टीपल जो है वो हमें लगता है कि बढ़ जाएंगे। हमें लगता है कि एवरेज मल्टीपल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी मार्केट। मगर जब लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है, ज़ाहिर है दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं और मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है, तो ऐसे सिनेरियो में गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, तो ऐसी है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो भी सपोर्ट कर रही हों इस तेज़ी को आने वाले दिनों में। जी हमें लगता है, बिकॉज हमें लगता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ होना शुरू होगी और ये जो करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो आया है और उसकी वजह से जो हमें लगता है कि अब गवर्नमेंट के पास कुशन हो गया है और अब जो है वो यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट नीचे आ गया है तो ऑटोमेटिकली जो है वो केपिक्स होना शुरू होगा और एक्सपेंशन होना शुरू होगा और थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और इस ग्रोथ के लिए हमारे पास अच्छा खासा कुशन है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस वक्त 5 महीने में जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस $950 मिलियन का होगा। हम तो साल के शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे साल का $2.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। अब हर कोई अपना करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर रिवाइज डाउन कर रहा है और $1 बिलियन पे आ रहा है। हमारे रिजर्व की पोजीशन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, $12 बिलियन की, और हमें लगता है कि जून तक फर्दर सही हो जाएगी। तो हमें लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू होगी और थोड़ा सा ग्रोथ का एलिमेंट आने के साथ साथ सारी लिस्टेड कंपनीज की ग्रोथ भी बेहतर होना शुरू होगी। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो है वो इंटरेस्ट सेविंग जो हो रही है उसकी वजह से भी अर्निंग बेहतर होना शुरू होगी। तो हमें लगता है कि एक ग्रोथ का एलिमेंट भी होगा और री रेटिंग भी होगी प्राइस एंडिंग मल्टीपल की। तो दोनों जो है वो रोल प्ले करेंगे और जो दूसरे एसेट क्लासेस हैं वो इतने ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे इन्वेस्टर्स को। रियल इस्टेट जो है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा और माशाल्लाह से रुपी डॉलर पैरिटी भी बहुत स्टेबल है, डॉलराइजेशन भी नहीं हो रहा जो पहले हुआ करता था। तो इस वजह से हमें लगता है कि एक वाहिद जो एसेट क्लास है एक्विटीज़, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की एक्टिविटी हो रही है। बहुत शुक्रिया शहरी साहब की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। शाम में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद बागी ग्रुप हैयत तहरीर शाम ने बैरूनी जारियत, अंदरूनी तनाज़ात और खदशात के साए में मुल्क की बागडोर संभाल ली है और इस ग्रुप के सरबरा अहमद उश-शरा, जो अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से मशहूर हैं और दाइश और अलकायदा जैसी सख्त गीर तंजीमों का हिस्सा भी रह चुके हैं और इसी वजह से उनका मवाजना अफगान तालिबान से भी किया जाने लगा। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि अहमद उश-शरा शाम में अपने सख्त गीर नज़रियात को नाफिज करने की कोशिश करेंगे और शाम में फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात और लड़ाई में इजाफा होगा। लेकिन शाम में बागियों को इक़्तिदार मिलने के बाद से अहमद उश-शरा अपने साबका जिहादी नज़रियात को फ़रोग़ देने के बजाय मुल्क के कौम परस्त नज़रियात को अपनाने का दावा कर रहे हैं और इसीलिए वो मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शाम में तमाम मज़ाहिब और तमाम फ़िरक़ों को साथ लेकर चलेंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने BBC के एडिटर इंटरनेशनल अफेयर्स जेरेमी बोवेन को दमिश्क के सदारती महल में इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें अहमद उश-शरा से तालिबान के साथ उनके मवाज़ने समेत उनके सख्त गीर नज़रियात और मुस्तकबिल में शाम पर तर्ज़ हुक्मरानी से मुतालिक सवालात किए गए। शाम के अबूरी रहनुमा अहमद उश-शरा ने असद ख़ानदान के बनाए हुए सदारती महल में इंटरव्यू देने का फैसला किया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें इस बात पर हैरत नहीं हुई कि गुज़श्ता हुकूमत इतनी जल्दी गिर गई। उन्होंने कहा कि शामियों को तमाम मसाइल का सामना करने के लिए पुरसुकून रहने की ज़रूरत है। आपने बहुत से वादे किए हैं। आपने कहा कि आप शाम में अक़लियतों समेत मुख्तलिफ फ़िरक़ों का एहतराम करेंगे। क्या आप इन वादों को पूरा करेंगे? शाम के लोग हज़ारों सालों से एक साथ रह रहे हैं। हम इस सब पर बात करेंगे, हम गुफ्तगू करेंगे और यकीनी बनाएंगे कि सब की नुमाइंदगी हो। पुराना निज़ाम हमेशा फ़िरका वाराना तकसीम का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें तमाम बड़े शहरों में तमाम फ़िरक़ों ने खुशामदीद किया। मेरा ख्याल है कि इनकलाब में सब समा सकते हैं। तो ये खिलाफत नहीं बनने जा रही। आप शाम को अफगानिस्तान जैसा मुल्क नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप शायद तालिबान वाला बर्ताव करना चाहते हैं। शाम और तालिबान में बहुत फ़र्क है। हमारा तर्ज़ हुक्मरानी मुख्तलिफ है। अफ़गानिस्तान एक कबायली मुआशरा है, शाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोगों के सोचने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। शाम की हुकूमत और हुकूमती निज़ाम शाम की तारीख़ और सकाफ़त के मुताबिक होगा।
culture. مختلف تماما بتكوين. So the culture of Syria. तो शाम की सकाफत में ख़वातीन के हुकूक़ हैं, इसमें ख़वातीन की तालीम शामिल है, इसमें शराब इस्तेमाल करने वालों के लिए बर्दाश्त शामिल है। क्या ये सब आपके लिए काबिल कबूल है? بالنسبة للتعليم المرأة بالتأكيد يعني نحن जहाँ तक ख़वातीन की तालीम का सवाल है, बिल्कुल। हमारे पास इदलिब में गुज़श्ता 8 सालों से यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं और मेरे ख़्याल से इनमें ख़वातीन की शरह 60% से ज़्यादा है। और शराब, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना मेरे इख्तियार में नहीं, क्योंकि ये कानूनी मामलात हैं। कानून के माहिरीन की एक कमेटी होगी जो आइन की तश्कील करेगी, वो फैसला करेंगे और किसी भी रहनुमा और हुक्मरान को कानून की पासदारी करना होगी। To follow the law. سوريا من أهالي سوريا يعني. Let's talk about wider issues. कुछ ऐसे वसी मसाइल के बारे में बात करते हैं जिन्होंने आपको घेरा हुआ है। सबसे पहले, ये मुल्क टूट चुका है, यहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, मईशत तबाह हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कर्जे हैं। आप इन सब से कैसे निपटेंगे कि जब आपके मुल्क पर पाबंदियाँ हैं और दुनिया भर की बड़ी ताकतें और अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि आप एक दहशतगर्द तंजीम के रहनुमा हैं? Say that you are the leader of a terrorist group. أولا تصنيف هذا هو تصنيف سياسي. ये एक सियासी दर्जाबंदी है। हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जो हमें दहशतगर्द गिरोह कहलाने का जवाज़ फराहम करे। गुज़श्ता 14 सालों में हमने किसी भी आम शहरी या शहरी इलाकों या शहरी अहदाफ को निशाना नहीं बनाया। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ममालिक इस दर्जाबंदी से परेशान होंगे, लेकिन जो कुछ हो चुका इसके बाद अब ये सच नहीं है। पाबंदियाँ ज़रूर हटनी चाहिए क्योंकि उनका निशाना साबिक हुकूमत थी। जालिम और मजलूम के साथ एक जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। The same way. مع القضية السورية على وفق الأحداث الجارية الآن. जबकि इस हवाले से लिखी गई अपनी तहरीर में जेरेमी बोवेन ने कहा है कि 7 दिसंबर को मैं ये खबर देखकर सोया कि बागियों ने हुम्स पर कब्जा कर लिया है। जब मैं सोकर उठा तो बशारुल असद रूस रवाना हो चुके थे और बागी जंगजू दमिश्क की सड़कों पर जीत का जश्न मना रहे थे। बागियों ने हवाई फायरिंग के लिए जो गोलियां इस्तेमाल की, उनकी तादाद उन गोलियों से ज़्यादा थी जो उनकी तरफ से बशारुल असद के हामियों के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। मैंने लबनान की सरहद पर सैकड़ों गाड़ियां देखी जिनमें बशारुल असद के वफादार अफराद और उनके डरे हुए ख़ानदान सवार थे। शामी फ़ौज के अफसरान और एहलकारों ने अपने यूनिफॉर्म फेंके और बगैर गोली चलाए ही अपने घरों को रवाना हो गए। बशारुल असद की हुकूमत करप्शन, जुल्म और शामी शहरियों की ज़िंदगी की परवाह न करने के सबब गिरी, यहाँ तक कि बशारुल असद की अपनी अलवी बिरादरी उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं थी। इसलिए जुमेरात की शाम मुझे होम्स और हमा की सड़कों पर गोलियों से बचना नहीं पड़ा और मैं दमिश्क में सदारती महल में दाखिल हो गया, जहाँ मुझे हय्यत तहरीर शाम के सरबराह अहमद शरा से मुलाकात करनी थी। अहमद शरा बहुत पहले अस्करी यूनिफॉर्म उतार चुके थे और उन्होंने अबू मोहम्मद अल जुलानी का नाम छोड़कर अपना असल नाम अपना लिया था। अहमद शरा का दावा है कि वो अपने पुराने जिहादी अकीदे को छोड़कर शाम के मजहबी कौम परस्त नज़रियात अपना चुके हैं। ताहम बहुत सारे शामी शहरी उनके इस दावे को शक की निगाह से देखते हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि यह सच है कि माजी में अहमद शरा शाम और इराक़ में एक जिहादी जंगजू रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2016 में अलकायदा से राहें जुदा कर ली थी। बशारुल असद के महल में जिस अहमद शरा से मेरी मुलाकात हुई वो एक दराज कद और खामोश तबीयत शख्स थे जो कि इस बात का इजहार करने से हिचकिचा रहे थे कि वो शाम को कैसा मुल्क देखना चाहते हैं। वो मुझे एक इंतहाई अक्लमंद और सियासी बसारत रखने वाले शख्स नजर आए। दीगर सियासतदानों की तरह वो सीधे सवालात के सीधे जवाब नहीं देते थे। जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या ख़वातीन को आज़ादी होगी तो उन्होंने कहा कि उनके ताकत के गढ़ इदलिब की यूनिवर्सिटियों में 60% तालिब इल्म ख़वातीन हैं। ताहम अहमद शरा ने कोशिश की कि वो हिजाब से मुतालिक सवाल पर कोई जवाब न दें। दमिश्क में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बारिश अफराद ख़वातीन को बाल ढकने के अहकाम जारी कर रहे हैं। मैंने अहमद शरा से पूछा कि सोशल मीडिया पर एक खातून की उनके साथ सेल्फी लेने की वीडियो गर्दिश कर रही है और इस पर कुछ लोग एतराज़ात उठा रहे हैं कि ये फ़ोटो लेने के दौरान उस खातून ने अपना सर ढक लिया था, जबकि शाम के क़दामत पसंद अफराद भी एक खातून के साथ तस्वीर बनवाने पर आप पर तनकीद कर रहे हैं, जिस पर अहमद शरा का कहना था कि मैंने उन्हें सर ढकने पर मजबूर नहीं किया था। ये मेरी अपनी आज़ादी की बात है कि मैं कैसे तस्वीर बनवाना चाहता हूँ, मैंने उस खातून को मजबूर नहीं किया था। ये किसी मुल्कगीर कानून के निफाज की बात नहीं थी। अबू मोहम्मद अल जुलानी जो अब अपना असल नाम अहमद शरा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब शाम में किस तरह का निज़ाम चलाएंगे और उस पर उनके साबिक़ा नज़रियात का कितना असर रसूख होगा और उनसे मुतालिक ख़दशात कितने दुरुस्त होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त शाम में हालात इंतहाई नाजुक हैं। शाम में बशारुल असद हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अब एक ताकत का खला पैदा हो गया है जिससे मुल्क के अंदर मौजूद ग्रुप्स समेत बैरूनी ताकतें भी
फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं और इन ताकतों में इसराइल पेश है, जिसने गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शाम के दिफाई निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया है, जबकि तुर्की भी इस सूरत हाल में अपने मफादात को महफूज बनाने के लिए शुमाल मशरिकी शाम में कुर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की सरपरस्ती कर रहा है। ऐसे में आज एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। आज दमिश्क में अमेरिका के 3 आला सिफारतकार पहुँच गए हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका इस ग्रुप को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर चुका है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस मुलाकात का मकसद यह है कि अमेरिका ये जांच सके कि माजी में अलकायदा से वाबस्ता ये ग्रुप शाम को किस तरह चलाने का इरादा रखता है। अमेरिका समेत दीगर मगरबी ताकतें और बहुत से शामी इस बात पर खुश हैं कि हय्यत तहरीर शाम की क़यादत में बागी मलेशियाज़ ने सदर बशारुल असद को इक़्तिदार से हटा दिया, लेकिन यह अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया ये ग्रुप शाम में सख्त इस्लामी क़वानीन नाफिज करेगा या थोड़ा लचक दिखाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के एक तर्जुमान ने कहा है कि ये अमरीकी सिफारतकार हय्यत तहरीर शाम के नुमाइंदों के साथ शाम में जारी सियासी मुंतकली के हवाले से चंद अमरीकी उसूलों को डिस्कस करेंगे, जिनमें अक़लियतों के हुकूक समेत दीगर चीज़ें शामिल होंगी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मगरबी हुकूमतें अब आहिस्ता आहिस्ता हय्यत तहरीर शाम और उसके सरबरा अहमद उश-शरा के साथ राब्ते बढ़ा रही हैं और इस ग्रुप की दहशतगर्द तंजीम के तौर पर शनाख्त ख़त्म करने पर बहस शुरू कर रही हैं। अमरीकी वफ्द का दौरा हालिया दिनों में फ्रांस और बरतानिया के साथ राब्तों के बाद किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने 2012 में शाम के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और दमिश्क में अपना सिफारत खाना भी बंद कर दिया था। इस सारी सूरत हाल में जहाँ एक तरफ बागी ग्रुप मुल्क में इत्तेहाद और यकजहती का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क को ट्रैक पर लाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं मुल्क के शुमाल में तुर्की की हिमायत याफ्ता बागी ग्रुप्स की पेशकदमी से नए खदशात जन्म ले रहे हैं और दाइश के दोबारा सरगर्म होने के दावे हो रहे हैं और मुल्क में पिछले 13 साल से जारी खाना जंगी मजीद फैलने का खदशा भी बढ़ रहा है। जबकि शाम में एक अमरीकी फौजी अड्डा भी मौजूद है जो दाइश के खिलाफ कुर्द फोर्सेस को सपोर्ट करता है। पहले यह दावा किया जाता था कि यहाँ तकरीबन 900 अमरीकी फौजी मौजूद हैं, लेकिन अब अमरीका ने कहा है कि शाम में बागियों की तहरीक से चंद दिन पहले उसने इस अड्डे में मजीद 1100 अमरीकी फौजी भेज दिए हैं, जिसके बाद अब शाम में अमरीकी फौजियों की तादाद 2000 हो गई है। जबकि अमरीका ने मशरिकी शाम में दाइश के खिलाफ कार्रवाई में ग्रुप के सरबरा अबू यूसुफ को मारने का दावा भी किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अमरीका के सेंट्रल कमांड फोर्सेस ने 19 दिसंबर को मशरिकी शाम में एक फ़िज़ाई हमला किया है, जिसमें दाइश के सरबरा अबू यूसुफ समेत दाइश के 2 रहनुमा मारे गए हैं। प्राइम मिनिस्टर शामिल करते हैं और हम खबर की तफसीलात अपने सामने रखेंगे। मुल्क भर में रवा साल पोलियो के केसेस में इजाफे के बावजूद इस साल इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर टीमों को मुश्किलात और हमलों का सामना है। आज कराची के इलाके कोरंगी में इंसदादे पोलियो की टीम पर हमला किया गया, जिसमें 2 पोलियो वर्कर्स और उनकी हिफाजती ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इस हवाले से SSP कोरंगी ने बताया कि पोलियो टीम पर हमला इलाके में मौजूद फैमिली ने किया। इंसदादे पोलियो की टीम कतरे पिलाने इलाके में पहुंची थी। इलाके में मौजूद फैमिली ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से मना कर दिया और टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया। पोलियो टीम पर तशद्दुद में मुलव्विस 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि इससे पहले हालिया इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले दिन खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्रम और बन्नू में भी पोलियो की टीमों पर हमला किया गया, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 पोलियो वर्कर जख्मी हो गए। सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के मुख्तलिफ दावों और वादों और गुज़िश्ता 10 सालों में $1 अरब की फाइनेंसिंग मुख्तस किए जाने के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के वो ममालिक हैं जहां अभी भी पोलियो वायरस बच्चों को अपाहज कर रहा है और उनकी जानें ले रहा है। इस साल गुज़िश्ता 3 सालों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा पोलियो केसेस सामने आए और अब तक मुल्क भर से पोलियो के 64 केसेस सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान से अब तक 26 केसेस, सिंध से 18, खैबर पख्तूनख्वा से 18, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस सामने आ चुका है। बलूचिस्तान जहाँ इस साल के सबसे ज़्यादा पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, वहाँ इस साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम दीगर सूबों की तरह अभी तक शुरू ही नहीं हो सकी है। 16 दिसंबर से मुल्क भर में शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो की मुहिम अब बलूचिस्तान में 30 दिसंबर को शुरू होगी। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा इसलिए परेशान कुन है क्योंकि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पर पोलियो के केसेस पाए जाते हैं और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। और पोलियो बीमारी ही ऐसी है कि जब तक पूरी दुनिया से इसका खात्मा नहीं हो जाता, दीगर इलाकों और मुल्कों में इसके फैलने का खदशा बरकरार रहेगा। 2010 से लेकर अब तक पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए $1 अरब से ज़ायद खर्च कर चुका है, लेकिन पोलियो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सका। 2019 में पाकिस्तान में पोलियो के 147 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो अगले साल यानी 2020 में कम होकर 84, जबकि 2021 में सिर्फ 1 केस रह गया था। और उम्मीद पैदा हो गई थी कि अब पाकिस्तान भी पोलियो फ्री हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर अगले ही साल यानी 2022 में पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हुए, जो 2023 में कम होकर 6 रह गए, जबकि इस साल मुल्क भर में अब तक 64 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जबकि माहिरीन का कहना है कि किसी भी इलाके से एक पोलियो केस की निशानदही का मतलब है कि उस इलाके में 50 से 500 ऐसे अफराद मौजूद हैं जो ये वायरस कैरी कर रहे हैं
और उसको आगे फैलाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे अफराद बज़ाहिर पोलियो की कोई अलामात नहीं रखते, इसलिए उनकी निशानदही मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि इतने सालों में इतनी फंडिंग के बावजूद मुल्क से पोलियो के केसेस क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, और क्यों पाकिस्तान नाइजीरिया जैसे मुल्क से पोलियो के खात्मे के हवाले से कोई सबक नहीं सीख सका है, जिसने गुर्बत, अस्करियत पसंदी, मजहबी ग्रोहों की जानिब से इस हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहों, गलत खबरों और अवाम के इब्तिदाई खदशात के बावजूद पोलियो जैसी बीमारी का खात्मा करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि पोलियो की ये बीमारी होती क्या है और ये कैसे मुतासिर करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पोलियो का वायरस एक शख्स के जरिए दूसरे शख्स तक फैलता है। जब पोलियो का वायरस आपके खून में दाखिल होता है तो वो आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उन्हें ख़त्म कर देता है। अब यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है कि नर्वस सिस्टम, जिसे आप आसाबी निज़ाम भी कहते हैं, वो नर्व सेल्स के ज़रिए आपके जिस्म की तहरीक को कंट्रोल करता है। और जब ये नर्व सेल्स ही ख़त्म हो जाते हैं तो आपके जिस्म की हरकत भी रुक जाती है, जिससे इंसान मफलूज हो जाता है। इसी वजह से पोलियो की बीमारी में बाज़ लोग अपाहज हो जाते हैं और कुछ लोगों के हाथ भी काम करना बंद कर देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बाज़ संजीदा केसेस में पोलियो वायरस आपके सांस लेने के निज़ाम को भी मुतासिर करता है, जिससे बोलने, खाने पीने, हत्ता कि सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, जिससे मौत भी हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पोलियो वायरस किसी उम्र में भी आप पर हमला कर सकता है, लेकिन 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वायरस से मुतासिर होने का ज़्यादा खतरा होता है, जबकि पोलियो का कोई इलाज भी नहीं है। एक दफ़ा कोई शख्स पोलियो की बीमारी में मुब्तला हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी इसमें मुब्तला रहता है। इससे बचाव का वाहिद ज़रिया पोलियो वैक्सीन है। इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1989 में पोलियो के खात्मे के लिए 125 ममालिक में पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। अब तक 123 ममालिक के पास ये सर्टिफिकेट है कि उनके मुल्क में पोलियो का वजूद ख़त्म हो चुका है, जबकि सिर्फ 2 ममालिक यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी तक सर्टिफाइड पोलियो फ्री ममालिक नहीं हो सके हैं। जबकि नाइजीरिया 2020 में पोलियो के खात्मे के बाद पोलियो से पाक होने का सर्टिफिकेट हासिल कर चुका है। नाइजीरिया में 2016 में वाइल्ड पोलियो का आखिरी केस रिपोर्ट हुआ और मुसलसल 4 साल तक वहाँ कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड, जो दुनिया भर में पोलियो केसेस के खात्मे के हवाले से जायज़ा लेने वाले आज़ाद इदारा है, उसकी रवां साल जारी होने वाली 23वीं रिपोर्ट में पोलियो वायरस के फैलाव के हवाले से रिस्क का जायजा लेते हुए लिखा गया कि 2023 में पोलियो के खात्मे के हवाले से हासिल होने वाली पेशरफ्त का खातिर ख्वाह ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से 2024 में पोलियो के केसेस में इजाफा नजर आ रहा है। 2024 के इब्तिदाई 6 माह में 8 बच्चे पोलियो की वजह से पैरालाइज हुए और पोलियो की तारीखी आमाजगाहें समझे जाने वाले इलाके यानी कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा और कराची, जो कि पोलियो के हवाले से इंजन्स ऑफ ट्रांसमिशन का किरदार अदा करते हैं, वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि 8 में से 6 केसेस उन्हीं 3 जगहों से रिपोर्ट हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 में कोयटा में 4 साल बाद पोलियो के एक केस की निशानदही हुई, जहां पर 2.5 साला बच्चे में उसकी तशखीस हुई और वो तशखीस के फौरी बाद ही फौत हो गया। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की फ्रंटलाइन के करीबी ज़राए के मुताबिक ये केस रिपोर्ट होने से पहले 2 पोलियो वर्कर से सर्विलेंस के दौरान मिस हो गया था। अगर ये सच है तो ये पोलियो के खात्मे के हवाले से इस मरहले पर एक संगीन कमजोरी है। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सूरत हाल पेचीदा और ख़तरनाक है। 2023 से पोलियो के खात्मे के लिए जारी वैक्सीन कैंपेन के 200 बॉयकॉट्स हो चुके हैं और ये सूरत हाल जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इस साल अगस्त तक जारी हर पोलियो कैंपेन में 4,23,000 बच्चों की पोलियो वैक्सीन मिस हो गई, जिसकी बड़ी वजह पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम को लाहक जानी खतरात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में हमारे जायजे के बाद से पोलियो टीमों की हिफाजत की ड्यूटी पर मामूर 15 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया जा चुका है, जिससे पोलियो मुहिम ताखीर का शिकार हुई या उन्हें मनसूख करना पड़ा। अपने बच्चों को अपाहज होने से बचाइए, उन्हें पोलियो के कतरे पिलवाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।